हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का जो मॉडल यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर है क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आज के वीडियो में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बात करें कि आपका क्वेश्चंस क्या क्या फिजिक्स में पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चंस होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस करना है आपको 3 मार्क्स वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो 12 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो 12 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब 36 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपका 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले कुल 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 मार्क्स ये हो जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 2 नंबर वाले भी कुल कितने हैं, 5 प्रश्न होंगे, जो कि ये 10 नंबर का होगा, और 5 नंबर का 1 नंबर वाला। और फिर इसके बाद 36 ये आपका 3 नंबर वाले प्रश्न, और 4 नंबर का केवल 1 प्रश्न होगा, और 5 नंबर के 3 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रख रहा है, ये 3 नंबर वाला प्रश्न, यानी 36 नंबर, यानी 12 प्रश्न जो आ रहे हैं वो 36 नंबर। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करना है। अगर आप लगभग 4 से 5 सेट सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको भी बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर देखें आप सबसे पहले तो सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए मिलेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्या किसी पदार्थ में 6 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश हो सकता है। ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है और बहुत ही जल्द हम इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ का दिया हुआ है कि 6 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q = 6.0 × 10⁻18 कूलम। एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है ना, जो कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अब इस प्रकार से जो आवेश दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला है कि Q = Ne। Q यहाँ पास क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश। तो इस प्रकार से नंबर निकालना अपने को, तो N = Q/E हो गया। Q की वैल्यू पुट करिए और E की वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 37.5 मिल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करने के बाद इतना ला रहे हैं कि 37.5 मिल रहा, जो कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। तो इस प्रकार किसी पदार्थ में इस मान का आवेश पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, इसका इतना कूलाम आवेश नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा मीन्स कॉनकेव मिरर, उसके द्वारा किसी जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है कब आभासी बनता है, ये आपको बताना है कि उसके द्वारा जो इमेज बन रहा है यानी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी कब बनता है। तो याद रखिए, किसी वस्तु का बोला प्रतिबिंब। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, सीधा। ठीक है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे कॉनकेव मिरर के लिए प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारा मापी से नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों। तो देखिए, चल कुंडली जो धारा मापी है उसके लिए बताया गया कि चल कुंडली धारा मापी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। जो धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है उस पर ये चल कुंडली धारा मापी आधारित होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब जैसे ये देखिए,
ये एक पूर्ण चक्र में जो ये प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, 0 होता है, औसत मान 0 होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। तो इस समय एक पूर्ण चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। फलस्वरूप चल कुंडली धारामापी की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा क्या होगा, 0। ठीक है, 0 होता है, 0 होता है। एलईडी का सिंबल बनाना, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। एलईडी का संकेत चिन्ह, तो एलईडी का जो संकेत चिन्ह लिखेंगे आप, तो ये देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से आपको एक जंक्शन बनाना है और इस प्रकार से बनाने के बाद जो ये आप देख पा रहे हो, ये एक प्रकाश है ना, यहाँ से उत्सर्जित प्रकाश क्या हो रही है, इमिटेड हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर के प्रश्न है ये कि एक विद्युत क्षेत्र में 6i, ठीक है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो YZ समतल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना आपको करना है। तो क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, मतलब फाई निकालना है। तो गॉस के प्रमेय से अगर देखा जाए कि YZ तल में जो स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल का मापन कितना होगा वो हम दिखाएंगे। तो क्षेत्रफल किसके लिए दिया हुआ है, गॉस प्रमेय के अनुसार 20 मात्रक का, तो 20 मात्रक का मतलब DS। ठीक है, तो DS बराबर कितना यहाँ आ गया, 20i कैप आ गया। तो अब इस प्रकार विद्युत फ्लक्स की जो गणना करते हैं, इसके लिए भी क्या मिलेगा आपको, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से d phi E इज इक्वल टू E इंटू DS। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में ही है, तो DS की वैल्यू ये वाली रखेंगे और विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू ये दिया हुआ है ना, E का मान 6i प्लस 3j प्लस 4k का, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या, d phi इक्वल टू DS की वैल्यू 20 है, तो 20 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 120, और बाकी j इंटू आई और 4 इंटू के इंटू आई 0 होता है, मतलब j और इंटू आई इज इक्वल टू होगा 0। इसके अलावा अब k इंटू आई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मान कितना आएगा, 120 मात्रक। अब हम यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे कि मीटर सेतु के तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है, ये वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप ये अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि मीटर सेतु का जो तार होता है ना, वो कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, राइट। अब इसमें बोल रहा है कि क्यों बना होता है, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक, और तथा जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो बहुत ही कम होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता मतलब जिसको रो से दर्शाते हैं, और प्रतिरोध ताप गुणांक यानी Q जो कि बहुत कम होता है। अतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का ताप बढ़ने के बावजूद उसका प्रतिरोध क्या होता है, कांस्टेंट बना होता है, मतलब नियत बना होता है। तो इसलिए हम मैग्नीन या फिर कांस्टेंटन का तार यूज करते हैं मीटर सेतु में। और ये कितने मीटर लंबा होता है, याद रखिएगा 1 मीटर लंबा होता है। कभी कभी वाइवा में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर सेतु में तार की लंबाई बताइए, तो ये जनरली 1 मीटर का ही लंबा तार हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे आप देख लीजिए, डेफिनेट 100% श्योर है कि आपका एक इलेक्ट्रिक से जब मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट यानी पूछा जाता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कि मीटर सेतु में तार किस पदार्थ का बना होता है, उसका तार कितना लंबा होता है। ठीक है, उसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, तो अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं हम। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध यानी जो वायर लगाते हैं वो क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता में 2 अंतर लिखना है।
जनरली आप 3 याद करके ही जाइएगा, ठीक है। 3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम उसका प्रतिरोध करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोधकता एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं और इसे हम रो से दर्शाते हैं। अगला मिलेगा प्रश्न कि यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है, जबकि यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर नहीं करता। यह एक नियत राशि होती है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अगला प्रश्न देखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। रेले का प्रकीर्णन का नियम बताना है आपको। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम व किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बस दो ही चीज़ तो है, एक वायलेट कलर और रेड कलर, है ना। तो देखिए जब प्रकाश ऐसे सूक्ष्म कणों से मतलब ऐसे छोटे से छोटे कणों से टकराता है जिसका आकार प्रकाश के वेवलेंथ की तुलना में छोटा होता है, यानी जो तरंगदैर्ध्य है प्रकाश का जिसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं उसकी तुलना में छोटा है, तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित का अर्थ होता है फैलाव, है ना। यानी जैसे जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसका फैलाव कितना दूर होगा, तो प्रकीर्णित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले का प्रकीर्णन क्या है कि रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चतुर्थ घात मतलब जो लैम्ब्डा, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में आ जाएगा, लैम्ब्डा टू द पावर 4 कर दीजिएगा ना। इंटेंसिटी के लिए यहाँ आई दर्शाया गया है, मतलब तीव्रता है वो। यदि प्रकीर्णन की तीव्रता आई और तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा है तो रेले के प्रकीर्णन के नियमानुसार आई इज अ प्रोपोर्शनल 1/λ टू द पावर 4 आएगा, जहाँ लाल रंग के लिए लैम्ब्डा सबसे अधिक और बैगनी रंग के लिए लैम्ब्डा सबसे अधिक न्यूनतम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वायलेट कलर के लिए मिनिमम और रेड कलर के लिए मैक्सिमम होगा। अब इसके आगे का अगर हम बात करें जिसमें पूछा गया तरंगदैर्ध्य के लिए, तो कम तरंगदैर्ध्य यानी बैगनी रंग वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश यानी लाल रंग की तुलना में अत्यधिक होता है। ये इसका आंसर। अब अगला प्रश्न 2 नंबर का ये लास्ट प्रश्न होगा, जैसे कि लंबी दूरी तक टीवी प्रसारण के लिए कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है ना। यानी लंबी दूरी टीवी के लिए जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि टीवी सिग्नल आयन मंडल की परतों द्वारा परावर्तित नहीं हो पाते हैं, जो आयनोस्फीयर होते हैं उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं, परावर्तित नहीं हो पाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह इन सिग्नलों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी के सरफेस तक दूर दूर तक फैला देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर का, यानी जो 12 प्रश्न होगा अब वो स्टार्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके लिए सूत्र की स्थापना करना है, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आर, है ना। आर बराबर ही आपको निकालना है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लिए, तो आप देखेंगे सबसे पहले एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर देखें कि जब किसी सेल के अंदर, यानी ये एक सेल हो गया, है ना। तो सेल के अंदर यानी ये विद्युत वाहक बल के लिए काम करेगा और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये बाह्य रेजिस्टेंस हो गया आर, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम क्या करते हैं, आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो विद्युत अपघट्य के कारण सेल भी धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। सेल क्या करता है, धारा के मार्ग में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर देता है। तो सेल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में आरोपित अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सेल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में आरोपित अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो सूत्र की स्थापना के लिए अगर देखें तो मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E, और आंतरिक प्रतिरोध R है, तब इस नियम के अनुसार कि बाह्य प्रतिरोध R यानी कैपिटल R में विभवांतर V, यानी विभवांतर क्या होगा इसके लिए, यानी ये सर्किट के लिए
ठीक है, जिसमें मुख्य धारा I बह रही है। तो V पर धारा I भेजती है, तो ओम के नियम के अनुसार हम दिखा देंगे I = V/R। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, हम E बराबर हम प्लस कर देंगे R, कैपिटल R मतलब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार I बराबर, अब यहाँ से आपको प्रतिरोध R की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई, तो यहाँ लिख सकते हैं आप V/R की वैल्यू R प्लस स्मॉल r है ना, E/R प्लस R आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बन गए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I दिया हुआ है। ठीक है, तो एक इक्वल आ जाएगा V/R = E/R प्लस R। तो अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से, तो V × R प्लस V × स्मॉल r। ठीक है, तो ये मिला, इक्वेशंस मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो ER, तो VR = कैपिटल R वाले को एक साथ एक साइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पास से, तो ER - VR, R को कॉमन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो R को कॉमन करने से क्या मिलेगा, E - V मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप अलग अलग यहाँ से रिड्यूस करें, यानी अलग अलग करेंगे, जैसे कि R = कैपिटल R है, E/V लिखेंगे और फिर V/V लिखेंगे, तो V से V कैंसल भी हो जाएगा एक यहाँ से। ठीक है, तो V से V कैंसल होगा आपके पास, तो बचेगा क्या, E/V -1 बचेगा। ठीक है, R = तो ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में कोई 3 चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। तो इसे आप कम से कम 5 पॉइंट याद कीजिए अच्छे से विथ एग्जाम्पल। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि इसका मान भी दिया हुआ है। फाई बी की वैल्यू दी हुई है 6t² + 7t + 1, जहाँ फाई बी मिली वेबर व t सेकेंड में है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, E = -dφ/dt है ना। अब फाई बी की वैल्यू यहाँ पास रखा हुआ है 6t² + 7t + 1, ये इसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा, 6t², यहाँ से मिलेगा आपको कि फाई = ये आपने वैल्यू पुट कर दिया। अब अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। जैसे एक मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पास, जैसे 6 के लिए लेंगे तो 6 क्या कांस्टेंट है ना, तो क्या बचा आपके पास d/dt, यहाँ t² है तो t² कर दीजिए, तो क्या आएगा -6 × 2 आएगा, और t का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 2 = 12, माइनस में होगा और t होगा, 12t हो जाएगा। ठीक है, -12t, और फिर इसके बाद 7t का करते हैं तो 7t का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो 1 होगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चंस में क्योंकि दिया हुआ है t = 2 सेकेंड पर, तो जो ये वैल्यू मिल रही है आपको ये वाली 12t वाली, 12t और -7, तो t के जगह पे आपको क्या करना है, 2 सेकेंड अप्लाई करना है। तो 12 × 2 = 24 आएगा, -7, यहाँ पास -24 -7 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 31 ना मिली वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, विमान संचालन के लिए रडार प्रणाली में किस तरंग का उपयोग करते हैं, इस तरंग का उत्पादन कैसे होता है। तो विमान संचालन के लिए रडार प्रणाली में तथा दूर संचार में हम सूक्ष्म लघु तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों को उपयोग करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति जो है, ये याद रखना है आपको कि आवृत्ति परास 3 गीगाहर्ट्ज से
300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच तरंग दैर्ध्य 0.1 एम मीटर सेकेंड और फिर इसके बीच होगा, ठीक है। और इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात जैसे ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लाइट्रॉन और गन डायोड आदि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अब आगे का प्रश्न है, न्यूनतम विचलन कोण से क्या समझते हैं, है ना, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन के प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। प्रारंभ में आपतन कोण का मान अधिक होता है और तो विचलन कोण का मान भी अधिक होता है। तो लेकिन जो आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका विचलन भी कम होने लगता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उसके बाद आपतन कोण के मापन को और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान और कम हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है, और फिर प्रिज्म के पदार्थ पर और प्रिज्म के कोण पर। इसको आप केवल हेडिंग लिखकर थोड़ा सा डिटेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1.5 अपवर्तनांक तथा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को जल में डुबाने पर लेंस की फोकस जो दूरी है उसकी गणना करना है। लेंस की प्रगति क्या होगी ये भी बताना है आपको। तो अब आपको किसमें उसमें डुबा रहे हैं, वाटर में, है ना। तो आप अगर देखें तो इसीलिए हम यहाँ पास क्या लिख रहे हैं, ए बेस में म्यू जो अपवर्तनांक है और डब्लू यानी एयर से लेकर वाटर में जा रहा है ना। तो उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो है 4/3, राइट। अगर हमारे पास यहाँ अगर हम इसको इस प्रकार लिख लें कि ए म्यू जी, तो एयर से ग्लास में जा रहा है लाइट, है ना। तो ग्लास के लिए जो अपवर्तनांक होता है ना 1.5 ही होता है, ये एग्जैक्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है एफ 1.5 अपवर्तनांक तथा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू गिवन है आपके पास कितना, 15 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास गिवन है। तो किसी द्रव में लेंस की जो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है ना वो ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, F/F(O) और A म्यू जी -1 और A म्यू L और फिर A म्यू जी माइनस A म्यू L, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो इसका हम फॉर्मेट हम देखें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि FW, है ना, वाटर के लिए जो फोकस दूरी हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, A म्यू जी -1 होगा और फिर यहाँ से A म्यू W और FA, ठीक है। नीचे भी एज यूजुअल हम लिख सकते हैं, यानी FO तो ये वाला आ गया है यहाँ पास, बाकी एज यूजुअल से हम लिख दो नीचे, ठीक है। A म्यू L के जगह पे क्या लिखना है आपको, A म्यू W लिखना है। नेक्स्ट, अब A म्यू जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी अभी जो आपने निकाला था A म्यू जी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 है और A म्यू W की वैल्यू है 4/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर A म्यू जी यानी 3/2 दिया हुआ है और -1 A म्यू W की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 3 में यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 में -2 करेंगे तो 1 आएगा, 1/2 आएगा जो कि ये आपके पास आ गया है। अगला 4/3 है इंटू 15 है और नीचे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो यहाँ से दोनों को माइनस करने पे फिर क्या मिलेगा आपको, 1/6 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 2 2 4 और 3 1 3 3 5 15। तो 5 में 4 का हम यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पास जितना बचेगा 2 2 4, तो 5 2 10, 2 आएगा, तो 2 5 10, 2 इंटू 5
ये आएगा 10, ठीक है, और 10 और फिर इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 6 इंटू 6। तो 10 में आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पास कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ आएगा 5, ठीक है, 3 5 जो 15, 2 2 जो 4, 5 2 जो 10, तो ऊपर में 10 आ गया, ठीक, यहाँ 10 आ जाएगा, और नीचे 3/2, 3 2 का 6 और 2 3 जा 6, तो 6 में मेरे पास माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पास 3/2 और 4/3 का एलसीएम निकालना है आपको, 6 आएगा, क्लियर। तो फिर इसके बाद 2 3 जा 6, मतलब यहाँ आएगा 9, और फिर यहाँ है आपके पास 2 -8, 9 में 8 को माइनस करेंगे, ये आएगा आपके पास कितना, 1 आएगा, 1/6 आ जाएगा, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 6 60 आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको करना है, आगे भी है और प्रश्न है, ठीक है। तो आप पहले इतना कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चंस में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देख लीजिए, बोर के परमाणु मॉडल के 3 अभिक्रित को लिखिए, इसे आपको लिखना है, 3 नंबर का ही प्रश्न है। फिर निम्न का अर्थ बताना है, औसत आयु, नाभिकीय संलयन और इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अब आपको मिलेगा यहाँ से, दृष्टिकरण किसे कहते हैं, और पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग हेतु विद्युत परिपथ बताना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन मिलेगा, नैंड गेट से और गेट आपको निकालना है, ये प्रश्न आपके लिए होगा। फिर भूतरंग संचरण किसे कहते हैं, यानी अर्थिंग किसे कहते हैं, इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखना है, इसके 2 प्रॉपर्टीज भी बताना है आपको। फिर अगला जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा, है ना। ये अरुण अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, यह एक आपका मूल्य आधारित जो क्वेश्चंस होता है उसे दे दिया जाता है, और इनमें से जो 3 जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, है ना, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन दे दिया जाता है, और ये सैद्धांतिक जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं उसी बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। आपको जनरली इसमें मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का ऐसा कुछ पैसेज टाइप का है नहीं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसके अच्छे से आंसर प्रिपेयर करने हैं। फिर इसके बाद 5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके और में मिल जाएंगे, सभी चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं, तो उसे आप करिएगा, जैसे ये फ्रिंज चौड़ाई के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई के बाद आपको मिलेगा गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध करना है, जिसमें म्यू बाई भी -1/u और म्यू -1/r है, ठीक है। कॉनकेव स्फेरिकल सेल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, इसी का है 25वां नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि जब 2 आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो इसे आप बनाइएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो अगला जो क्वेश्चन अगली वीडियो जो होगी इसी क्वेश्चंस पर आधारित होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से देखकर समझ लीजिए। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ एक और प्रश्न मिलेगा, ठीक है, यानी चैप्टर 1 का, कि संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत आपको समझाना है ना, और फिर इसके बाद इसकी निर्भरता बताना है। फिर अगला प्रश्न अगर आप देखें तो इसमें मिलेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसे कैसे दर्शाते हैं, इसको चित्र के द्वारा समझाना है। एक छोटे दंड चुंबक के निरक्ष पर स्थित
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको फिर आगे के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि 5 नंबर का होगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।